नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद जिसको कि वणिकवाद अथवा व्यापारवाद भी कहते हैं। इसका शब्द लंबे समय से यूरोप के देशों के अंदर होता रहा, लेकिन इसकी परिभाषा है, यानी कि निश्चित परिभाषा है, वो किसी के द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि ये कोई सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं थी। इसलिए इसको परिभाषित करना भी जो सरल नहीं था। एडम स्मिथ ने इस शब्द का प्रयोग है, वो 1776 में प्रकाशित अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था। यहाँ हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद का जन्म कब हुआ था। इस संबंध के अंदर भी हैं जो विद्वानों के अंदर काफ़ी मतभेद हैं। एल.एच. हैने के अनुसार 16वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य इसका जन्म हुआ था, जबकि एक अन्य विद्वान अलेक्जेंडर ग्रे हैं, वो बताते हैं कि इसका आरंभ है वो 14वीं सदी के अंत में हुआ था। वस्तुतः ये है ना, जो एक तरह से देखते हैं तो है ना, जो वाणिज्यवाद है वो एक है ना जो नया शब्द है, और इसको जो इस प्रकार की जो नीति का अनुसरण यूरोप के अंदर हुआ था, वो मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि 1500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के अंदर इस नीति का अनुसरण है वो किया गया था। यहाँ पर ना जो हमको ध्यान ये भी देना है कि लगभग इसी समय के अंदर हमने ना जो पीछे वाले ना जो चैप्टर के अंदर देखा था निरंकुश राष्ट्रीय राज्यों का उदय, तो हम ये देखते हैं कि इसी समय यूरोप के अंदर राष्ट्रीय राज्यों का जो स्थापना हो रही थी, और इसमें जो प्रत्येक देश के जो शासक हैं और विचारक हैं, उनका इस बात में विश्वास था कि ना जो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक शांति तभी स्थापित हो सकती है जबकि राज्य शक्तिशाली हों। और राज्य कब शक्तिशाली बन सकता है? जबकि उसके पास में पर्याप्त धन हो। तो इसीलिए अब यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ कि अधिक से अधिक धन है वो कैसे प्राप्त किया जाए। अब उस युग के अंदर धन के रूप के अंदर सोना और चांदी है वही उपयुक्त थे। इसलिए जो आधुनिक काल के जो ये प्रारंभिक राजा थे, उन्होंने सोने चांदी को अपने देश की ओर आकृष्ट करने और अपने देश से उनको बाहर जाने से रोकने के लिए कई सारे नियम बनाए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना और चांदी है वो प्राप्त करने की जो नीति है वो वाणिज्यवाद कहलाती है। अब हमें ये देखना है कि लगभग 300 वर्षों तक यूरोप के देशों के अंदर वाणिज्यवादी विचारों का है ना जो प्रभुत्व है वो बना रहा। इस बीच में जो वाणिज्यवादी विचारों के अंदर ऐसा नहीं था कि जो सारे ही विचारक थे, उन्होंने जो, जैसा कि मैंने बताया भी है कि जो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी। हर जो मतलब जो वाणिज्यवादी जो विचारक था वो अलग अलग है ना जो तथ्य है वो प्रस्तुत करता था, लेकिन फिर भी है ना जो ये वाणिज्यवादी विचारधारा की कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी थी, कुछ विशेषताएं ऐसी थी जिसका समर्थन लगभग सभी वाणिज्यवादी विचारकों के द्वारा किया गया था। उसके अंदर से हम देखते हैं, सबसे पहला था कि सोने और चांदी को महत्व। वाणिज्यवादी काल के अंदर अधिक स्वर्ण, अधिक धन, अधिक राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक था। इन धातुओं को विशेष महत्व देने का एक कारण ये भी था कि बहुमूल्य धातुओं के रूप में इनका संचय किया जा सकता था, यानी कि इसको न जो इकट्ठा किया जा सकता था। हम देखते हैं कि ये न जो मध्यकाल के अंदर यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान थी। कृषि के अंदर जो अनाज होता है उसका संचय है वो एक न जो समय विशेष तक ही किया जा सकता है, लंबे समय तक अनाज का है वो संचय है वो नहीं किया जा सकता। तो लेकिन है ना जो बहुमूल्य धातुएं हैं इनका संचय लंबे समय तक किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अनंत काल तक किया जा सकता है। वाणिज्यवादी लेखक है ना जो विलियम पैटी इस संबंध में लिखते हैं कि व्यापार का अंतिम और महान प्रभाव धन की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि सोना, चांदी और जवाहरात आदि बहुमूल्य पदार्थों की वृद्धि करना है, जो कि न नाशवान हैं न ही परिवर्तनशील हैं, न ही इनको जो ये कभी है जो नष्ट हो सकती हैं। इनको प्रत्येक समय और स्थान में प्रयुक्त किया जा सकता है और वे हर समय संपत्ति होते हैं। इसी को जो और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए सर थॉमस मन ने लिखा है कि जिन राष्ट्रों के पास खाने नहीं हैं उनको स्वर्ण और चांदी प्राप्त करके धनवान बनना चाहिए। इस तरह से बहुमूल्य धातुओं के संचय को इतना महत्व देने का जो प्रमुख कारण था वो इनके विचार में था कि युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र हैं और युद्ध की सामग्री हैं उसको न जो किसी भी समय किसी भी देश से न जो सोना चांदी देकर न जो खरीदा जा सकता है, और इस तरह से न जो स्वर्ण और न जो रजत है वो सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के एकमात्र साधन थे, और युद्धों से ही न जो उपनिवेश कायम होते थे और जो
उसी से है ना जो राष्ट्र की शक्ति है और गौरव है वो बढ़ता था। दूसरा जो है ना जो इसकी विशेषता थी कि विदेश व्यापार को महत्व। वाणिज्यवादी इस तथ्य से परिचित है कि वांछित सोना चांदी प्राप्त करने के लिए विदेशों के साथ में व्यापार को बढ़ाना आवश्यक है। वे विदेशी व्यापार को आत्मनिर्भरता और संपन्नता की कुंजी मानते थे। इस संबंध में थॉमस मन ने लिखा भी है कि अपने धन को बढ़ाने का सबसे अच्छा ढंग विदेशी व्यापार है। इसको प्रोत्साहित करना आवश्यक है, क्योंकि राजा को अधिक आय, राज्य को सम्मान, व्यापारियों का विकास, हमारी भूमि की उन्नति, हमारे युद्धों की विजय, सब कुछ इस विदेशी व्यापार पर ही निर्भर करते हैं। तो विदेशी व्यापार का महत्व है वो वाणिज्यवाद के अंदर सबसे एक तरह से सर्वाधिक था। अगला जो है ना जो विशेषता इसकी लेते हैं वो है अनुकूल व्यापार संतुलन। वाणिज्यवादियों के अनुसार कोई भी देश है वो बहुमूल्य धातुओं को अपने देश में बनी वस्तुओं को बेचकर प्राप्त कर सकता है, परंतु ये उसी समय संभव है जब वह देश विदेशों में अत्यधिक मात्रा में अपनी वस्तुएं बेचे और विदेशों से कम मात्रा के अंदर वस्तुएं खरीदें। यानी कि इसका अर्थ है कि ऐसा करने से जो देश विशेष होगा उसको अन्य देशों से वस्तुओं के भुगतान के रूप के अंदर बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार में अनुकूलन व्यापार संतुलन अर्थात अनुकूलन व्यापार संतुलन क्या होगा? अत्यधिक निर्यात और न्यूनतम आयात। इसके द्वारा बहुमूल्य धातुओं को संचित करके एक राष्ट्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर सकता है। अनुकूल व्यापार संतुलन से है जो राज्य को अधिक रोजगार है और है जो उसकी है जो आर्थिक है जो स्थिति है वो सुदृढ़ रखने के अंदर भी है जो सहायता है ना जो वो मिलती है। अगला जो है जो हम है ना जो विशेषता इसकी है ना जो देखते हैं वो है ना जो उपनिवेशों की स्थापना पर बल। राज्यों को विदेशी व्यापार की अनिश्चितता के भय से मुक्त रखने के लिए वाणिज्यवादी लेखक है वो उपनिवेशों को आवश्यक समझते हैं ताकि विदेशी व्यापार है वो बराबर से होता रहे। उपनिवेशों का राज्यों के लिए ना जो उपनिवेश कायम इसलिए किए जाते थे कि इससे ना जो राज्यों को ना जो दोहरा लाभ था। पहला तो ये कि ना जो उपनिवेशों से राज्य में निर्मित होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको ना जो बेचा जा सकता था, और दूसरा था कि ना जो उपनिवेशों से आवश्यक कच्चा माल है वो पर्याप्त मात्रा में सस्ती कीमतों पर खरीदा जा सकता था। कच्चा माल कम कीमत पर प्राप्त होने से वस्तुओं का उत्पादन है वो कम लागत पे किया जा सकता था। इसके फलस्वरूप क्या होता था कि ना जो देश के जो उद्योग हैं वो विदेशों में अन्य देशों के उद्योगों से ना जो प्रतियोगिता के अंदर वो आगे रहते थे। अगला जो ना जो विशेषता इसकी थी वो थी औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रण। यहाँ पर जो व्यापार को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु वाणिज्यवादियों ने अनेक प्रकार के औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रणों की वकालत की थी और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से उन्होंने आयात और निर्यात को सरकारी सहयोग से नियंत्रित करना चाहा था। इस संबंध में दो बातों को महत्व दिया गया। आयात को प्रतिबंधित किया गया और कुछ विशेष कंपनियों को ही आयात की सुविधाएं दी गई, और निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए अनेक प्रकार के करों को लागू किया। यानी कि व्यापारियों ने, वाणिज्यवादी थे, उन्होंने स्वयं ही जो व्यापारियों ने अपने ऊपर है जो राज्य का नियंत्रण है उसको कायम करने की है जो वकालत की थी और है जो स्वीकृति दी थी, ताकि है जो वाणिज्यवादी जो नीति है उसको प्रोत्साहन मिल सके। तो इस प्रकार से है जो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर वाणिज्यवादी जो है जो नीति थी वो ये थी कि बहुमूल्य धातुओं के रूप के अंदर स्वर्ण और चांदी है उसको है जो उसका संग्रह किया जाए। विदेश के व्यापार इसके अंदर है जो करने के लिए इस सोने चांदी के संग्रह को करने में विदेशी व्यापार है वो महत्वपूर्ण है जो भूमिका निभाता है। और ये जो विदेशी व्यापार के अंदर भी क्या होता है कि अनुकूल व्यापार संतुलन होता है, उससे है ना जो वाणिज्यवाद है वो बल पाता है और औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रण से वाणिज्यवाद को और भी अधिक प्रोत्साहन मिलता है।